हेलो फ्रेंड्स, लाइफ ऑन अर्थ चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू लाइफ ऑन अर्थ चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से हम एमपी सेट के लिए पीवाईक्यू लगाएंगे। तो आगे का पीवाईक्यू देखते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा है कि 100 पीवाईक्यू करेंगे। तो आज 11 नंबर का पीवाईक्यू है। 11 नंबर। तो ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। तो कौन कौन सी चीज व्यक्त हुए हैं? सांप्रदायिक सामंजस्य, बाल मनोविज्ञान, मातृत्व वात्सल्य, राजनीतिक चेतना। तो इसका क्या होगा? बी और सी होगा, बाल मनोविज्ञान और मातृत्व वात्सल्य। इसका क्यों लाइट जला है? क्यों जलाऊं? इस पे छाया पड़ेगी। बोलो। तो फिर देखते हैं इसका विश्लेषण। ये ईदगाह कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है, जिसमें बाल मनोविज्ञान तथा मातृत्व वात्सल्य को व्यक्त किया गया है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें एक बालक के इर्द गिर्द पूरी घटना घूमती है। तो ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र हामिद है, जिसकी आयु 4 या 5 वर्ष है। हामिद बहुत ही आशावादी बालक है। इसमें भोलापन और संयमी गुण, त्याग और सद्भाव, विवेक, बड़ों के प्रति आदर आदि के अच्छे गुण हैं। तो फिर फ्रेंड्स देखते हैं हामिद के गुण। यह पीवाईक्यू जो है इसका विश्लेषण। इसमें यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि हामिद कैसा बालक था। तो सूची मिलान में भी आ सकता है और ऑप्शन में भी आ सकता है। आशावादी बालक था, उसमें भोलापन था और संयमी गुण, त्याग और सद्भाव, विवेक, बड़ों के प्रति आदर आदि अच्छे गुण थे। तो ये बड़ों के प्रति आदर ये तो आ चुका है पीवाईक्यू में। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 और 2 मिलान करना है। शकुन शकुन किसमें है? महामाया है, पार्वती है और हलीमा है। तो देखते हैं कि कौन सा मिलान सही है। तो इधर सौदागर सिंह है, राम बोला है, बंटी है और अघोर भैरव। अघोर भैरव का महामाया होगा और शकुन बंटी आपके बंटी में है और पार्वती और राम बोला ये राम बोला इसमें तुलसीदास जी के द्वारा है, तुलसीदास जी में है। और ये हलीमा सौदागर सिंह। तो इसका 3 है। ये बी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, पहला। व्याख्या इस प्रकार है। फिर यह आगे का प्रश्न। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम। अग्निखोर, पिंजरा, नील देश की कन्या, जयदोल। तो इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं कि के हिसाब से सही क्रम लगाना है। तो कैसे है? सी बी डी ए। पहले सी होगा, फिर बी, डी, ए। तो किस प्रकार है? इसका विश्लेषण देखते हैं कि नील देश की राजकन्या यह जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष 1934 है। इस कहानी में जैनेन्द्र कुमार फैंटेसी के प्रयोग द्वारा नारी मन की प्रकृति, भाव, दशा और बखूबी प्रस्तुत किया है। पिंजरा। पिंजरा में क्या है? उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा पिंजरा लिखित एक कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष 1945 है। यह कहानी मध्यम वर्गीय नारी की मानसिक घुटन का समर्थन करने वाला बुजुर्ग संस्कारों के प्रति उसकी हार प्रकट करता है। अग्निखोर।
अग्निखोर फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा है लिखित एक कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष 1973 है। इस संग्रह में 9 कहानियां संकलित है। 3 बिंदिया, रस प्रिया, तीर्थोदक, ठोस और नित्य ललिता। रेवा तट पर मृगया के लिए, तो ये चौथा है देवगिरी वाला। 14वां है कि देवगिरी को जीतकर दिल्ली के आने के बाद चामुंडा दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? तो रेवा तट पर मृगया के लिए प्रेरित किया था। रेवा तट नदी में नौका विहार के लिए नहीं होगा, गुज्जर नरेश के युद्ध के लिए, मोहम्मद गोरी के लिए या नहीं। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। व्याख्या देखते हैं। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडा दाहिम ने पृथ्वीराज को रेवा तट पर मृगया के लिए प्रेरित किया। रेवा तट अथवा पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है। इसमें दिल्ली के महान राजा पृथ्वीराज चौहान तथा साहबुद्दीन गोरी के रेवा तट पर होने वाले संघर्ष का वर्णन है। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो इस प्रकार है। दूसरे उपकरण में ए और आर का कथन है, तो ए के रूप में लिखित है और दूसरा उसके आर कारण के रूप में। तो अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है, और आर है क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता। तो उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे प्रयुक्त उत्तर चयन कीजिए। ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या नहीं करता है, इसका है। तो फिर व्याख्या देखते हैं। ये अस्तित्ववाद 20वीं सदी का दर्शन है। इसमें सैद्धांतिक विचार की अपेक्षा व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व दिया गया है, इसलिए अभिकथन सही है। क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है, कारण आर अभिकथन है। ए सही व्याख्या करता है क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के लिए अधीन मानता है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है। आनंद कादिमनी, कलकत्ता, चुनार और भारत मित्र। तो क्या होगा? कलकत्ता और भारत मित्र। फिर व्याख्या देखते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे, कलकत्ता और भारत मित्र संबंधित यह एक निबंध है, जिसमें रचना बाल मुकुंद गुप्त जी ने की है, और इस निबंध में 8 चिट्ठे जो कि लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो तथा भारत सचिव मिस्टर मार्ली के नाम पर लिए गए हैं। ये चिट्ठे उस समय की राजनीतिक गुलामी और लॉर्ड कर्जन की निर्मम क्रूरताओं को जितने सटीक रूप में प्रस्तुत करते हैं, उतनी ही पूर्णता के साथ उस समय का कोई दूसरा अभिलेख नहीं करता।
तो फिर 17वां प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अनुक्रम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1956 है। हिंदी साहित्य जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध, तुलसीदास परंपरा का मूल्यांकन। तो सभी को प्रकाशन वर्ष के अनुसार करना है, तो इसमें ऑप्शन गलत है, तो इसमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार अपन इसको मिलान करेंगे। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना 1956 है। हिंदी जाति का साहित्य 1991 है, 81 है। भारतीय सौंदर्य की तुलसीदास। नव परंपरा मूल्यांकन 86 है। तो पहले क्या होगा, ए 56, फिर ए बी डी और ए सी। तो इस प्रकार है। तो व्याख्या देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1956, परंपरा मूल्यांकन तुलसीदास 2001 अपूर्ण है। ये प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के प्रमुख स्तंभ थे। तो छायावाद के बारे में देखते हैं। छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की संस्थापना है। छायावाद बड़ी सौहार्दता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला करता है। रामचंद्र शुक्ल के कथन है, छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती है। छायावाद में रचना नियुक्ति पद्धति पर नहीं की जाती। व्यंजना पद्धति का प्रागल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली असली विशेषता नहीं है। तो ए और बी सही है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, और ये गलत है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है। ये नहीं वाले गलत है। तो फिर इसका विश्लेषण देखते हैं कि छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी की स्थापना यह है कि छायावाद बड़ी सौहार्दता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। यह छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में अधिकतर होती है। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का समय 1836 माना है। 1918 से 1936 माना है। शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे और मैथिली सेनगुप्त को माना है। इन्हीं नंदुलारे वाजपेयी पंत तथा उनकी कीर्ति उच्छ्वास 1920 के छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। तो यह भी याद रखने की बात है कि उन्होंने नंदुलारे वाजपेयी पंत तथा उनकी कीर्ति उच्छ्वास, पंत जी का उच्छ्वास है। 1920 छायावाद का आरंभ माना जाता है। इसे तो 18 से 36 है, 18 से 36 है, 1918 से 36। तो यह रामचंद्र शुक्ल का वक्तव्य है, तो यह याद रखना है। ये तथ्य में कारण और तथ्य में आ सकता है, मिलान में भी आ सकता है। सूची 1 मिलान करना। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। औपम्य गर्भ, औपम्य गर्भ, सदृश मूलक, विरोध गर्भ, श्रृंखला मूलक। तो औपम्य गर्भ है व्यतिरेक काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान के से श्रेष्ठ बताया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है। और सदृश मूलक, तो यह होगा उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा
अलंकार होता है। विरोधगढ़ विभावना जहाँ पर कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। और श्रृंखला मूलक, एकावली श्रृंखला मूलक है। तो ए का 4, बी का तीसरा है, सी का पहला और डी का दूसरा। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? तो जूठन, अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया, तो मुर्दहिया का है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन एक अभिकथन के रूप में लिखित है जो दूसरे के कारण के रूप में आर के रूप में है। तो कार्ल मार्क्स नीचे दिए गए कथन में एक अभिकथन है। तो कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवाद व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उसमें अजनबी हो जाता है। और बी है कि आर, क्योंकि उनमें उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ में बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। तो यह कथन कैसा है? उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही है। तो दोनों सही है और आर व्याख्या कर रहा है, आर ए का व्याख्या कर रहा है। तो अभी कथन में देखते हैं, व्यक्ति ए और आर कारण दोनों सही है। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक और अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री थे। पत्रकार और समाजवाद के प्रेरणा थे। कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में अब व्यक्ति अपनी उत्पाद बेचने के कारण उसमें अजनबी हो जाता है। अभिकथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवाद सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। तो यह व्याख्या है, इसको हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन सही है। फिर निम्नलिखित पंक्ति में चकवा चकई के बारे में प्रयुक्त नागार्जुन के विचारों को साहित्य जगत में कहा जाता है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मन मंद था, अनिल बह रहा था, बालारुनी की मृदु किरणें थी, अलग बगल स्वर्ण शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशाप बेवश उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। तब ये किसमें है? जीवानुभव है, समाजबोध है, कवि प्रसिद्ध है, अपवाद है। तो तीसरा है कवि प्रसिद्ध है। तो किस प्रकार से है व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को गिरते देखा से ली गई है। इन पंक्ति में कवि ने बसंत ऋतु की मादकता
छकवा छकवी का मिलन तथा कस्तूरी मृग की व्याकुलता और स्वाभाविक वर्णन किया है, इसलिए नागार्जुन के विचार साहित्य जगत के कवि प्रसिद्ध कहा जाता है। ब्रजभाषा पद का संग्रह। फिर 23 नंबर प्रश्न है, ब्रजभाषा पद संग्रह संभाविलास किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की है संभाविलास। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रजभाषा पद का संग्रह संभाविलास लल्लू लाल की रचना है। आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण लल्लू लाल की नियुक्ति 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर हिंदी ग्रंथ रचना के लिए हुई। काजम अली जवां और मजहर अली किला के इनके दो सहायक थे। लल्लू लाल ने बजवान ए रेख्ता शब्द का प्रयोग लताइफ ए हिंदी के लिए किया था। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर या नागरी दशम आदि इनकी रचना है लल्लू लाल की। निम्नलिखित में से 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो बिखरे तिनके, अधिगर्भा, अग्रिगर्भा, करवट, अर्धनारीश्वर। अमृतलाल नागर की रचना नहीं है, रामधारी से दिनकर रचना है। इस पाठ में दिनकर जी ने नर और नारी को लेकर समाज की मनोदशा का व्याख्या किया है तथा अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट आदि की रचनाएं अमृतलाल नागर द्वारा रचित हैं। फिर निम्नलिखित पहेलियों का सही उत्तर है सुंदर गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग अरहर है। यह PYQ है, जून में भी पूछा गया है 2024 में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने कुछ PYQ किए हैं, तो आगे भी PYQ क्लास लगाते रहेंगे, तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।